वेलकम। आज हम लोग देखते हैं आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। अगर हम लोग टोटल ओशियन को देखें तो ओशियन जो आपका है वो आपका 71% है अर्थ सरफेस पे। 29% जो एरिया है वो लैंड से बना हुआ है। ठीक है। करंट में जो हम लैंड की पोजीशन देखते हैं, कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन देखते हैं या फिर ओशियन की पोजीशन देखते हैं, पास्ट टाइम में वो पोजीशन ऐसी नहीं थी, या फिर आने वाले फ्यूचर में जो आज करंट पोजीशन है आपके लैंडफॉर्म्स की, आपके कॉन्टिनेंट्स की और ओशियन की, वो आने वाले टाइम में ऐसी नहीं होगी। ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले आपके बात की थी किसने? अब्राहम ओर्टेलियस ने। ये एक डच मैप मेकर थे। 1596 में इन्होंने कहा कि हो सकता है जो आपका यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये एक दूसरे से मिले हों, एक कभी एक साथ रहा करते थे। ठीक है। क्योंकि जब हम इनके आपके शोर लाइंस को मिलाते हैं, इनके किनारों को मिलाते हैं, तो सारे किनारे एक दूसरे से फिट हो जाते हैं, अच्छे से फिट हो जाते हैं। तो अब्राहम ओर्टेलियस ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि ये सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए रहे हों। तो सबसे पहले इन्होंने इसके बारे में बात की। नेक्स्ट आया आपके एंटोनियो पेलेग्रिनी। इन्होंने क्या किया? एक मैप बनाया जिसमें आपकी अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सबसे प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन जो दिया वो दिया आपके अल्फ्रेड विजनर ने। अल्फ्रेड विजनर क्या थे? ये आपके जर्मन मीटियोरोलॉजिस्ट थे। ये याद रखनी है कि ये जर्मन मीटियोरोलॉजिस्ट थे और इन्होंने 1912 में अपनी थियरी दी थी किसकी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। इनका मानना था कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं। एक टाइम हुआ करता था जब सारे कॉन्टिनेंट आपके एक साथ हुआ करते थे। इनकी थियरी के अकॉर्डिंग अर्थ पे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, एक टाइम हुआ करता था ये सारे कॉन्टिनेंट क्या थे? एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसको हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे, या फिर इसी को पैंजिया कहा जाता था। पैंजिया, इसी को हम लोग क्या कहते थे? पैंजिया। इसको हम लोग कहते थे पैंजिया। ठीक है। और इस कॉन्टिनेंट के चारों तरफ आज जो ओशियन अलग अलग है, ये ओशियन अलग अलग नहीं हुआ करते थे। इस कॉन्टिनेंट के चारों तरफ आपके पूरे ओशियन पाए जाते थे। ठीक है। जिसे हम लोग मेगा ओशियन या फिर कहते थे पंथालसा, या फिर क्या कहा करते थे? पंथालसा। मेगा ओशियन और पंथालसा। मेगा ओशियन या फिर पंथालसा। 200 मिलियन ईयर्स बिफोर क्या हुआ? 200 मिलियन ईयर पहले ये जो आपकी पेंजिया थी ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई। पहली पार्ट आपकी बनी, जो नॉर्दर्न लैंड मास था वो बना अंगारा लैंड। नॉर्दर्न लैंड मास बना आपका अंगारा लैंड, और सदर्न लैंड मास बना आपका गोंडवाना लैंड। सदर्न लैंड मास गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। ये आपके दो लैंड मासेस डिवाइड हुए कब? 200 मिलियन ईयर्स बिफोर। नॉर्दर्न पार्ट को अंगारा लैंड कहा गया और सदर्न पार्ट को गोंडवाना लैंड। इनके बीच में ये जो सी बना, इस सी, यहाँ पे ये लैंड अलग हो गए तो इनके बीच में सी का फॉर्मेशन हुआ। इस सी को हमने कहा टेथिस सी। टेथिस सी, इस सी को नाम दिया गया टेथिस सी। बाद में ये क्या हुए? ये आपके जो नॉर्दर्न पार्ट था अंगारा लैंड टूट के बन गया आपका नॉर्थ अमेरिका, यूरोप। ठीक है। आपके एशिया का रीजन, ये आपके यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका का रीजन इसमें से बना। साउथ में देखेंगे तो साउथ अमेरिका आपका, देन आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ये गोंडवाना लैंड से आपके बने। फर्दर ये आपके टूटते गए और करंट पोजीशन जो आप देख रहे हैं वो करंटली आपको दिखाई देता है। तो ये इसके बारे में बात की थी अल्फ्रेड विजनर ने। ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के सपोर्ट में कुछ एविडेंसेस दिए गए हैं, कुछ प्रमाण दिए गए हैं, उस प्रमाण को हम लोग देखते हैं। ठीक है। जैसे पहला प्रमाण क्या है? मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट की जो शोर लाइन है वो एक दूसरे से मैच करती है, जिसको हम लोग जिग सॉ फिट, जैसे जिग सॉ पजल होता है वैसे ही हम लोग देखेंगे जिग सॉ पजल में क्या करना रहता है, कई सारी चीजों को ऐसे आपस में मिलाना रहता है। वैसे ही जो कॉन्टिनेंट्स की आपकी शोर लाइन है वो एक दूसरे से मिलती हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कॉन्टिनेंट्स की शोर लाइंस आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। अफ्रीका में जो आपका साउथ अमेरिका है वो इजिली फिट हो सकता है। आपका नॉर्थ अमेरिका और यूरोप एक दूसरे के साथ अच्छे से फिट हो सकते हैं। तो ये पहला एविडेंस आपका दिया गया।
इसको दिखाने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया जिसको प्रेजेंट किया था बुलार्ड ने 1964। इन्होंने क्या किया, 1000 फैदम लाइन, समुद्र में जो गहराई होती है उसको फैदम से नापा जाता है, 1000 फैदम लाइन पे इन्होंने क्या किया, कॉन्टिनेंट्स को मैच किया, ठीक है, और कॉन्टिनेंट्स इजिली मैच हो गए 100% एक्यूरेसी के साथ। दूसरा एविडेंस क्या दिया गया, रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस ओशियन, ओशियन के दोनों तरफ देखेंगे तो आपके अटलांटिक ओशियन के इधर भी और इधर भी, यानी कि ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड में देखेंगे तो लगभग 2000 मिलियन ईयर्स बिफोर के, 2000 मिलियन ईयर एज के, सेम एज के आपके रॉक्स मिल जाएंगे। पहले कार्बन 14 डेटिंग नहीं हुआ करती थी, आज कार्बन 14 डेटिंग अवेलेबल है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज की, पर्टिकुलर चीज की एज पता कर सकते हैं कि वो कितनी पुरानी है। जुरासिक एज के आपको मरीन डिपॉजिट्स मिल जाएंगे इन दोनों रीजन्स में, ठीक है, आपके अफ्रीका के रीजन में और नॉर्थ अमेरिका के, साउथ अमेरिका के रीजन में। नेक्स्ट है आपका टिलाइट। टिलाइट जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक होता है, ठीक है, टिलाइट क्या है, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर, ये ग्लेशियर के डिपोजिशन की होने की वजह से बनते हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जो ग्लेशियर के डिपोजिशन होने की वजह से बनते हैं। तो टिलाइट का फॉर्मेशन देखेंगे आपका गोंडवाना लैंड में देखने को मिल जाएगा, हमारे इंडिया में जो गोंडवाना सिस्टम है, ठीक है, वैसा ही जैसा टिलाइट वहां पे पाया जाता है, जैसे सेडिमेंट्री रॉक हमारे इंडिया के गोंडवाना वाले एरिया में पाई जाती है, वैसे ही टिलाइट सेम पाई जाती है आपकी अदर 5 कॉन्टिनेंट वाले रीजन्स में, अदर 5 रीजन्स में। वो है आपके अफ्रीका का रीजन हो गया, फाकलैंड आइलैंड हो गया, आपका मेडागास्कर हो गया, अंटार्कटिका हो गया और ऑस्ट्रेलिया, इन सारे रीजन्स में भी आपके गोंडवाना सिस्टम की जो रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट हो गया आपका प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट में देखेंगे तो जहां से रिवर निकलती हैं, जब वो प्लेन वाले एरिया में एंटर करते हैं तो वहां पे बहुत सारे मटेरियल्स को डिपॉजिट करती है, वही मटेरियल आपके ब्राजील के यहाँ कोस्टल रीजन में डिपॉजिट हुए हैं और आपके अफ्रीका के इस कोस्टल रीजन में डिपॉजिट हुए हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट। तो उसमें आपको गोल्ड की वेन्स पाई जाती हैं, ठीक है, गोल्ड, जिससे नदियों में जहां नदियां एंटर करेंगी वहां पे गोल्ड पाए जाते थे, ठीक है, ये गोल्ड के वेन्स आपके अफ्रीका वाले रीजन्स में नहीं पाए जाते हैं। वेन्स क्या होता है, जहां से गोल्ड निकलती है, एक्चुअली में उनका ओरिजिनेशन जहां से होता है वो केवल आपका ब्राजील के रीजन में पाया जाता है, जबकि आपके अफ्रीका वाले रीजन में नहीं पाया जाता है। लेकिन दोनों रीजन में क्या है, प्लेसर डिपॉजिट का फॉर्मेशन पाया जाता है, दोनों रीजन में गोल्ड पाया जाता है, जो कि बताता है कि वो कभी ना कभी एक दूसरे से जुड़े हुए रहे होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल, फॉसिल देखेंगे तो दोनों रीजन्स में सेम पाए जाते हैं, सेम एज के फॉसिल पाए जाते हैं। जैसे ये माना गया कि आपका जो इंडिया है, ईस्टर्न अफ्रीका है और यहाँ पे मेडागास्कर, ये तीनों रीजन आपके कभी ना कभी एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, क्योंकि जो लेमूर्स हैं, ठीक है, लेमूर आपके इसी 3 रीजन में पाए जाते थे, मेडागास्कर, ईस्ट अफ्रीका और आपके इंडिया के रीजन में। तो ये माना गया कि इन तीनों लैंड को मिला के, ईस्टर्न अफ्रीका, मेडागास्कर और इंडिया को मिला के कहा जाए लेमुरिया, इसको कहा गया लेमुरिया, क्योंकि यहाँ पे जो फॉसिल पाए जाते हैं वो सेम एज के पाए जाते हैं। मीजोसोरस रिप्टाइल हुआ करते थे जो आपके यहाँ केप टाउन है आपके अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में देखेंगे यहाँ केप टाउन का रीजन है और ब्राजील का रीजन, इस दोनों रीजन में जो आपका रिप्टाइल पाया जाता था वो होता था मेजोसोरस रिप्टाइल जुरासिक एज में। तो जुरासिक एज के जो मेजोसोरस रिप्टाइल हैं वो इन दोनों रीजन में पाए जाते हैं, जबकि ये दोनों रीजन लगभग 4500 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है। तो ये कुछ आपकी एविडेंसेस हैं जो बताती हैं कि आपका जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो सही है। बाद में यहाँ पे देखेंगे जो विजनर ने कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट करने के पीछे जो थियरी बताई, ठीक है, उसमें उन्होंने कहा कि 2 फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करते हैं, ठीक है, उन 2 फोर्सेस को उन्होंने नाम दिया, पहला फोर्स आपका पोल फ्लिंग फोर्स। पोल फ्लिंग फोर्स का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पोल की तरफ चली जाती है, जैसे ये आपका अर्थ है, ठीक है, अर्थ पे इक्वेटर से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करके किधर चली जाती है, पोल के साइड। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। अर्थ क्या कर रही है, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन रोटेट कर रही है, ठीक है, रोटेट करने की वजह से जो फोर्स क्रिएट हो रहा है उसे हम कहेंगे पोलर फ्लिंग फोर्स या फिर पोल फ्लिंग फोर्स। तो यहाँ पे विजनर ने कहा कि पोल फ्लिंग फोर्स की वजह से
जो आपकी कॉन्टिनेंट्स है वो क्या किए हैं, स्प्लिट हो गई हैं, वो टूट गई हैं और टूट के कहां जा रहे हैं, पोल की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, तो पहली फोर्स उन्होंने बताई पोल फ्लिंग फोर्स। दूसरी फोर्स जो बताई वो आपकी टाइडल फोर्स थी। टाइडल फोर्स जो जनरेट होती है, जैसे टाइड बनते हैं, ठीक है, समुद्र में लहरें बनती हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट होता है, ठीक है, वाटर का पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर, उसे हम क्या कहते हैं, टाइड कहते हैं। वैसे ही आपके विजनर ने बताया कि मून और सन के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, टाइडल फोर्स जनरेट होते थे, और वो टाइडल फोर्स एक लंबे कई हजार कई लाख सालों में रिस्पॉन्सिबल होते थे, किसके लिए, कॉन्टिनेंट्स को मूव कराने के लिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा फोर्स डेली का अगर जोड़ लिया जाए तो उनका मानना था कई सालों का, अगर कई हजार सालों का जोड़ लिया जाए तो वो फोर्स इनफ होगा कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट कराने के लिए। तो विजनर ने ये दो फोर्सेस बताया कि ये दोनों पोल फ्लिंग फोर्स और आपकी सेकेंड टाइडल फोर्स, ये दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल थे कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट करने के लिए। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो इस पे सहमति उनकी नहीं थी। उनका मानना था कि ये जो फोर्सेस हैं इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ इनके अंदर नहीं है कि ये कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट करा सके। ठीक है, तो बाद में कुछ स्टडीज की गई जिनको हम कहते हैं पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज। 1912 में जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी गई विजनर के द्वारा, उसके बाद कई सारे स्टडीज की गई आपके वर्ल्ड वार फर्स्ट में, वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम में। ठीक है, तो उस टाइम में पहली जो आपकी स्टडी हुई वो थी कन्वेक्शनल करंट थियरी। ठीक है, जिसको दिया था आर्थर होम्स ने 1930 में। आर्थर होम्स ने क्या कहा कि अर्थ के अंदर, ठीक है, कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं। अर्थ के अंदर जाने पे टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज करता है, टेम्परेचर की इंक्रीज करने की वजह से वहां पे कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं। ठीक है, कन्वेक्शन करंट बनने की वजह से क्या होता है, अंदर मैग्मा है, ये मैग्मा जब गर्म हो जाते हैं बहुत ज्यादा तो ऊपर के साइड आते हैं, ऊपर के साइड आने पे क्या होते हैं, ये स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, और फैलने के बाद क्या होता है, ये ठंडे हो जाते हैं। मैग्मा जब अर्थ के अंदर से ऊपर के साइड आएगा, ठीक है, स्टेनोस्फीयर के साइड आएगा तो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा और फैल जाएगा। फैलने के बाद क्या होता है, कूल डाउन होने के बाद इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और अगेन ये क्या करता है, नीचे के साइड चला जाता है। ठीक है, ये अगेन मैग्मा आपका नीचे के साइड चला जाएगा, मूव डाउनवर्ड मूव हो जाएगा। फिर अगेन क्या होगा, नीचे से शीट उसको मिलेगी और वो फिर से अगेन गर्म होके फिर ऊपर की साइड आएगा। ठीक है, इस तरह से पूरा ये कन्वेक्शन का फॉर्म कर, कन्वेक्शन करेंट्स का फॉर्म करता है, पूरा कन्वेक्शनल करेंट्स का फॉर्म करता है। इसी टाइप के करंट को हम लोग कहते हैं कन्वेक्शनल करेंट्स। ठीक है, तो आर्थर होम्स ने बताया कि कन्वेक्शनल करंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट कराने के लिए। ठीक है, जब ये कन्वेक्शन करंट ऊपर के साइड आएंगे और ये क्या होंगे, ये फैल जाएंगे। ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन में फैल जाएंगे तो ये क्या करेंगे, प्लेट को भी अपने साथ, जैसे ये दूर जाएंगे, आपके मैग्मा एक दूसरे से दूर जाएंगे, जब फैलेंगे तो कॉन्टिनेंट्स को भी ड्रिफ्ट कराएंगे, उसको भी धक्का देंगे कि भैया तुम भी आगे चलो, तुम भी आगे चलो। ठीक है, तो आर्थर होम्स ने कहा कि कन्वेक्शन करंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट कराने के लिए, न कि टाइडल फोर्स और न ही पोल फ्लिंग फोर्स। ठीक है, तो पहली जो स्टडी हुई उसमें ये पता चला कि कन्वेक्शनल करंट्स के थ्रू आपकी जो प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं। ठीक है, बाद में और सारे स्टडीज हुए जिसमें ओशियन की जो फ्लोर थी उसकी मैपिंग की गई। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम में भी मैपिंग हुई थी। उसमें क्या पता चला कि जो आपकी ओशियन फ्लोर है वहां पे कई सारे सबमर्ज माउंटेन रेंजेस पाए जाते हैं। ठीक है, पानी के अंदर माउंटेन रेंज पाई जाती है, पर्वतों की एक श्रृंखला पाई जाती है, आप ट्रेंचेस पाए जाते हैं वहां पे। ठीक है, मिड ओशियानिक रीजेस पाए जाते हैं। मिड ओशियानिक रीज क्या होता है हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो ओशियन के अंदर में पाए जा रहे हैं। तो ये चीजें सपोर्ट करती थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को। ठीक है, तो इसकी वजह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को अभी तक का सबसे प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन माना गया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि कॉन्टिनेंट्स कैसे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या पास आ रहे हैं। ठीक है, उनकी करंट पोजीशन जो है या फिर पास में कौन सी पोजीशन होगी। ठीक, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में देखेंगे तो कन्वेक्शन करंट्स को बनने के लिए जो एनर्जी मिलती थी, ठीक है, वो कहां से जनरेट होती थी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। ठीक है, अर्थ के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स टूटते हैं, जैसे आपका यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ये जब टूटते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी
जनरेट करते हैं, इनके फ्यूजन की वजह से बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है, दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्शन करेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि ओशियन का फ्लोर जो है वो कैसा है, हाउ इज द ओशियन फ्लोर। हालांकि एक सेपरेट लेक्चर में आपको ऑलरेडी ओशियन के बारे में, वहां पे जो भी आपके लैंडफॉर्म्स है ओशियन के अंदर वो पढ़ाया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे इस चैप्टर में मेनली आपके 3 मेजर ओशियन फ्लोर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। 3 मेजर ओशियन फ्लोर देखेंगे तो पहला है आपका कॉन्टिनेंटल मार्जिन। आप लोग कॉन्टिनेंटल मार्जिन में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, ये आपकी कॉस्ट लाइन है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया आपका सी लेवल, अब इसको सी लेवल मान लेंगे, ठीक है, ये हो गया आपकी कॉस्ट लाइन। कॉस्ट लाइन से आपकी स्लोली जो ऑलमोस्ट 1 डिग्री एंगल जो स्लोप वाला एरिया होता है कॉस्ट के बाद समुद्र के साइड जाने पे, उसको हम सेल्फ बोलते हैं। सेल्फ के बाद आपका सडनली आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, सेल्फ के बाद आता है आपका स्लोप। तो ये जो सेल्फ और स्लोप, इसके बाद आपका आएगा डीप ओशियन बेसिन, डीप ओशियन बेसिन। तो ये जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ से लेके कॉन्टिनेंटल स्लोप तक का जो एरिया, इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन। इसको ही कहेंगे क्या, कॉन्टिनेंटल मार्जिन। कॉन्टिनेंटल मार्जिन फ्रॉम दी शोर लाइन टू दी डीप ओशियन बेसिन, शोर लाइन से डीप ओशियन बेसिन तक का जो पूरा रीजन है उसको कॉन्टिनेंटल मार्जिन कहेंगे। ठीक है, तो आपका कॉन्टिनेंटल मार्जिन हो गया। सेकंड जो मेजर फीचर है ओशियन का वो है अबाइसल प्लेन। अबाइसल प्लेन कहां पाया जाता है, लाई बिटवीन कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड डीप ओशियन रिजेस। ठीक है, डीप ओशियन बेसिन है, डीप ओशियन बेसिन के बाद आपकी आती है डीप ओशियन रिजेस आती हैं। ठीक है, ओशियन रिजेस आते हैं, डीप ओशियन रिजेस। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन से लेकर डीप ओशियन रिजेस तक आपके फैले होते हैं क्या, अबाइसल प्लेन। ये ऐसे प्लेन होती हैं जो कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो भी कॉन्टिनेंट वाले एरिया से सेडिमेंट्स आते हैं, ठीक है, जो सेडिमेंट यहाँ पे डिपॉजिट नहीं हो पाते हैं, सेल्फ पे या फिर स्लोप पे डिपॉजिट नहीं हो पाते हैं, वो सेडिमेंट चले जाते हैं कहाँ, लोअर साइड में। जिस एरिया में आपका एबाइसल प्लेन पाया जाएगा उसी एरिया में वो सेडिमेंट आके डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड जो है वो है आपका मिड ओशियानिक रिजेस। मिड ओशियानिक रिजेस क्या है, इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम। ये माउंटेन सिस्टम, जैसे मिड ओशियानिक, आप अटलांटिक ओशियन देखेंगे एकदम बीच से पूरा माउंटेन की एक रेंज है। ठीक है, जहां पे प्लेट जो है वो डाइवर्ज कर रही है, प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। प्लेटें जहां पे दूर जाती हैं वहां से वोल्केनो बाहर आता है, और वोल्केनो बाहर आने की वजह से क्या होगा, जैसे यहाँ से प्लेटें इधर दूर जा रही हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो यहाँ से वोल्केनो बाहर आएगा और वोल्केनो क्या होगा, इस जगह पे इस एरिया में डिपॉजिट होगा। ठीक है, इस एरिया में डिपॉजिट होगा, फिर प्लेटें आगे खिसक जाएंगी थोड़ा सा, फिर अगेन वोल्केनो आएगा, फिर यहाँ पे डिपॉजिट होगा। इस तरह से प्लेटें खिसकती रहती हैं, दोनों डायरेक्शन में डिपोजिशन होता रहता है। तो इस रीजन को ये क्योंकि ये ओशियन के मिड में पाए जा रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको कह रहे हैं मिड ओशियानिक रिजेस। रिजेस का मतलब होता है आपका, जैसे खेत में मेड़ वगैरह आप लोग देखे होंगे, वैसे ही आपकी रिजेस होती हैं, लेकिन उनका जो हाइट वगैरह होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो मिड ओशियानिक रिजेस आपकी थर्ड मेजर ओशियानिक फीचर्स है। यहाँ पे ये जो जोन होता है यहाँ पे इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है। ठीक है, वोल्केनो बहुत ज्यादा इनमें से निकल के बाहर आते हैं। तो ये मेजर आपके 3 ओशियन फीचर्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक इन वोल्केनोस। ठीक है, यहाँ पे अर्थक्वेक और वोल्केनोस का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो मेनली जो आपके डीप अर्थक्वेक जोन्स हैं, ठीक है, ये जो आपके शेडेड वाले पार्ट्स हैं, ठीक है, इस प्रकार से जो लाइन बने हुए वाले पार्ट है ये आपके डीप अर्थक्वेक जोन है। यहाँ पे देख सकते हैं प्लेटें जो है वो आपस में क्या करती है, सबडक्ट करती है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे नाजका प्लेट आपको मिलेगी, नाजका प्लेट अब वो सबडक्ट करती है। ठीक है, आप इधर देखेंगे ये आपका साउथ अमेरिकन प्लेट है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, इधर पैसिफिक प्लेट है। तो ये प्लेटें क्या है, सबडक्शन कर रही है। आगे डिटेल में इसके बारे में स्टडी किया जाएगा। तो ये पूरा जोन क्या है, ये जोन आप देखेंगे इधर आपका अल्पाइन हिमालयन बेल्ट का जो जोन है, इधर आपके रॉकीज, ये यहाँ पे रॉकीज माउंटेन रेंजेस है, यहाँ पे एंडीज माउंटेन रेंज है साउथ अमेरिका में। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ये जो आपका अल्पाइन माउंटेन रेंज है। ठीक है, इन सारे रीजन में क्या है, जो अर्थक्वेक है वो डीप है।
अर्थक्वेक काफी नीचे से उसका ओरिजिनेशन होता है, जो उसका फोकस होता है अर्थक्वेक का वो काफी नीचे होता है। सैलो अर्थक्वेक जो जोन देखेंगे तो ये जो आपके इस प्रकार से डॉटेड लाइंस है, ये आपकी क्या है, सैलो अर्थक्वेक सेंटर्स, ठीक है। जो आपकी ओशियन वाले रीजन में जो भी अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, इस ओशियन वाले रीजन में यहाँ पे देखेंगे सॉरी, यहाँ पे देखेंगे हम लोग आपका जो मिड ओशियानिक रीज है, ये आपका मिड ओशियानिक रिज का रीजन है। अटलांटिक, ये आपका अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन में देखेंगे ये आपका जो जोन है, ये पूरा जोन यहाँ पे आके बाइफरकेट हो जाता है। ये आपकी मिड ओशियानिक रीज यहाँ से बाइफरकेट हो जाती है, एक आपकी वेस्ट में चली जाती है, दूसरी ईस्ट इंडियन ओशियन के साइड चली जाती है। यहाँ पे जो अर्थक्वेक होंगे वो सैलो अर्थक्वेक सेंटर होंगे, और ये आपकी क्या है, मिड ओशियानिक रिज का रीजन है, ठीक है। यहाँ पे जो अर्थक्वेक आएंगे उनकी जो फोकस होती है वो काफी ऊपर ही होती है, एकदम एकदम सरफेस के पास ही होती है। वोल्केनिक इरप्शन वाले रीजन देखेंगे तो ये सब आप जो डॉटेड स्मॉल डॉट लाइन देख रहे हैं, ये सब वोल्केनिक इरप्शन वाले लाइन है। स्मॉल डॉटेड लाइन आपका वोल्केनिक इरप्शन का एरिया है, ठीक है। ये एरिया पूरा देखेंगे, ये पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ है, ठीक है। ये पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ, स्मॉल डॉटेड लाइन पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ है। इसीलिए इस पूरे रीजन को क्या कहेंगे, पैसिफिक रिम ऑफ फायर, पैसिफिक रिम ऑफ फायर, या फिर हम इसे कह सकते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, क्योंकि ये रिंग की तरह दिखती है, एक अंगूठी की तरह दिखती है ना, इसीलिए इसको कहेंगे पैसिफिक रिम या फिर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। लास्ट में जो है आपका वो है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट देखेंगे जो आपकी प्लेट्स होती हैं, ठीक है। प्लेटों में, टेक्टोनिक प्लेट्स में ये ऐसी जगहें होती है जहां से वोल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट में जहां पे ना प्लेट डाइवर्ज कर रहे हैं, ना कन्वर्ज कर रही है, ना आप स्लाइड पास्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री भी नहीं है, तो ऐसी जगहों की से हट के दूर प्लेट में किसी एक जगह के, किसी भी जगह पे, किसी प्लेट में कहीं बीच में वहां से वोल्केनिक इरप्शन होने लगे, क्योंकि वहां प्लेट अगर कमजोर है तो वहीं से टूट के वोल्केनोज बाहर आने लगते हैं, तो उस जगह को हम लोग कहते हैं हॉट स्पॉट्स, उसे कहेंगे हॉट स्पॉट। तो ये जो आप रीजन देख रहे हैं, ये सारे रीजन क्या है, हॉट स्पॉट के रीजन। यहाँ पे देखेंगे आपका हवाईयन आइलैंड है। हवाईयन आइलैंड जो है वो एग्जाम्पल है हॉट स्पॉट का, ठीक है। हॉट स्पॉट का एग्जांपल क्या है, हवाईयन आइलैंड। यहाँ पे कई सारे जो आइलैंड्स है पैसिफिक ओशियन में, वो भी हॉट स्पॉट में बनी हुई है। नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट आया आपके स्टडीज के बेसिस पे, जो आपकी पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज हुई थी, उसमें कॉन्सेप्ट था आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आपका हैरी हेस के द्वारा दिया गया था 1961 में। इन्होंने कुछ स्टडीज किए और उस स्टडी की बेसिस पे इन्होंने ये बताया कि जो सी की फ्लोर है, ठीक है, सी की सरफेस है, वो क्या कर रही है, स्प्रेड कर रही है, सी की सरफेस स्प्रेड कर रही है, ठीक है। सी जो है, जैसे मिड ओशियानिक रीजेस है, यहां से आपकी वोल्केनोस बाहर आ रही है, और ये जो सी की जो सरफेस है वो क्या कर रही है, वो स्प्रेड कर रही है, ठीक है। जहां से स्प्रेड करती है उसको हम कहते हैं स्प्रेडिंग साइट, उसको कहा जाता है स्प्रेडिंग साइट, ठीक है। सी की सरफेस क्या कर रही है, स्प्रेड कर रही है, और एक जगह पे जाके कंज्यूम हो रही है, ठीक है, अर्थ के अंदर चली जा रही है। उस जगह को हम लोग नाम देते हैं क्या, ट्रेंचेस, ठीक है। ये कंज्यूम कहां पे जाके हो जा रही है, ट्रेंच के पास में, ठीक है। फिर अगेन ये जाके अंदर सॉलिड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अगेन मैग्मा यहाँ से ऊपर आएगा, और देन अगेन क्या होगा, ये मैग्मा ऊपर जाएगा, और ये क्या होगा, कंटिन्यूअसली आपकी जो ओशियानिक प्लेट है वो कंटिन्यूअसली क्या करती रहेगी, स्प्रेड करती रहेगी, फैलती रहेगी, फिर आगे जाएगी ट्रेंच के पास से सबडक्ट हो जाएगी, फिर अंदर जाके प्योर मोल्टेन फॉर्म में हो जाएगी, फिर अगेन आपकी स्प्रेडिंग साइड के पास मैग्मा आएगा, उठेगा, और इस तरह से पूरी प्रोसेस चलती रहती है। तो सी जो सरफेस है वो कंटिन्यू स्प्रेड करता रहता है। बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि सी सरफेस स्प्रेड तो कर रहा है, लेकिन उसकी जो विड्थ है वो बढ़ नहीं रही, सी सरफेस बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि एक जगह पे जाके वो खत्म हो जा रहा है, कंज्यूम हो जा रहा है। तो सी सरफेस जितना है उतना ही बना हुआ है, बढ़ नहीं रहा है। तो इन्होंने जो स्टडीज की वो किसके बेसिस पे की, पहला इन्होंने देखा कि जो मिड ओशियानिक रीजेस हैं वहां पे क्या हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। अगर मिड ओशियानिक रीजेस के पास वोल्केनिक इरप्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये वोल्केनोज डिपॉजिट होंगे, और डिपॉजिट होते होते ये खिसकेंगे, आगे के साइड बढ़ेंगे,
फर्दर जब यहाँ से वल्केनो आएगा फिर यहाँ डिपॉजिट होगा, फिर इसको धक्का देके आगे बढ़ाएगा, फिर अगेन यहाँ पे और वल्केनोज आएंगे और डिपॉजिट होंगे, फिर धक्का देके इसको आगे बढ़ाएंगे और ये प्लेट जाके एक जगह पे कंज्यूम हो जाएगी। इन्होंने पहली चीज ये देखी। दूसरी चीज इन्होंने क्या देखी, सिमिलर एज एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक्स ऑन आइदर साइड ऑफ मिड ओशियानिक रिजेस। जैसे ये आपका मिड ओशियानिक रिज हो गया, ठीक है, मिड ओशियानिक रिज के अगल बगल में जो रॉक्स हैं, जैसे यहाँ के अगर हम रॉक देख लें और यहाँ के रॉक देख लें, इन दोनों की डिस्टेंस सेम ही है मिड ओशियानिक रिजेस से, तो दोनों की जो रॉक की एज थी वो सिमिलर थी और उस रॉक का केमिकल कंपोजिशन भी दोनों साइड में आपका क्या था, सेम था। ये चीजें क्या बता रही हैं कि जो ओशियन है वो एक साथ क्या कर रही है, स्प्रेड कर रही है, वो एक साथ फैल रही है, ठीक है। थर्ड इन्होंने क्या देखा कि जो ओशियानिक क्रस्ट है वो यंगर है, अभी जल्दी में ही बना हुआ है, लगभग 200 मिलियन ईयर्स से पुराना कोई भी ओशियानिक क्रस्ट नहीं है, जबकि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उस वो कॉन्टिनेंटल रॉक्स जो है वो लगभग 3200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। इसका मतलब क्या है कि अगर जो ओशियानिक प्लेट है वो कंटिन्यूसली बन रही है बिगड़ रही है, बन रही है बिगड़ रही है, कंटिन्यूसली उसका न्यू फॉर्मेशन हो रहा है, देन अगेन वो ट्रेंच के पास सबडक्ट होके खत्म हो जा रही है, तो इसीलिए वो पुरानी नहीं हो पा रही है, जबकि कॉन्टिनेंटल रॉक्स जो है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो पुराना हो गया है, ठीक है, क्योंकि वो कंज्यूम नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। फोर्थ इन्होंने क्या देखा, वेरी थिन सेडिमेंट ऑन ओशियन फ्लोर, जो ओशियन के फ्लोर्स है उस पे सेडिमेंट बहुत पतले हैं। पतले सेडिमेंट क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पे जो ओशियन है वो कंटिन्यूस का फॉर्मेशन हो रहा है। अब नया यहाँ पे ओशियन नया फ्लोर बनेगा, जैसे यहाँ से वल्केनो आया, नया फ्लोर बना, इधर फ्लोर नीचे चला गया, पिघल गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेडिमेंट का डिपोजिशन होना चालू होगा, जब तक उस काफी ज्यादा सेडिमेंट डिपॉजिट हो तब तक यहाँ पे आके ये ट्रेंच के पास सबडक्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर नया सेडिमेंट डिपॉजिट होगा। तो इसीलिए सेडिमेंट डिपॉजिशन का जो लेयर है वो बहुत पतली है ओशियन वाले फ्लोर में, जबकि आपकी कॉन्टिनेंटल फ्लोर वाले एरिया में ऐसा नहीं है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ओशियन जो है वो बन रही है और कंटिन्यूसली वो डिस्ट्रॉय भी हो रही है, बन रही है ओशियन के फ्लोर और कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय भी हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे, डीप ट्रेंचेस हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक। जो आपकी डीप ट्रेंचेस हैं, यहाँ पे ट्रेंच बहुत गहरा वाला पार्ट है, जैसे मैरियाना ट्रेंच है, आपका जावा ट्रेंच है, सुंडा ट्रेंच है, ये सारी ट्रेंचेस है। डीप ट्रेंच वाले एरिया में जो अर्थक्वेक है वो बहुत अंदर के साइड, बहुत डीप सीटेड है, उनका जो फोकस है वो काफी अंदर से है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या बता रही हैं, ये सारी चीजें सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी को सपोर्ट कर रही हैं। दीज आर्गुमेंट्स आर सपोर्टिंग दी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी, जो कि हैरी हेस ने दिया था। तो हैरी हेस ने इन सारी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, इन सारी डिटेल्ड की स्टडी करने के बाद अपनी जो थियरी दी थी उसी को हम लोग कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी, ठीक है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी के बाद नेक्स्ट थियरी दी गई आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स की थियरी, ठीक है। मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, इन तीन साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया, एक थियरी दी जिसे हम कहते हैं थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ये कब आया था, 1967 में। जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थियरी दी गई तो जो मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन थे, इनको लगा कि अगर सी फ्लोर स्प्रेड कर रही हैं, बन रही हैं और बिगड़ जा रही हैं, तो आप ये जो सी फ्लोर है वो प्लेट के फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है, वो प्लेट के फॉर्म में, स्लैब के फॉर्म में मूव कर सकती हैं। तो इन्होंने कहा कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स है वो क्या है, मासिव irregularly shaped slab of solid rock generally composed of both continent and oceanic lithosphere। इन्होंने कहा कि जो आपका प्लेट टेक्टोनिक्स है वो क्या है, irregularly shaped slab of solid rock। सॉलिड रॉक का एक स्लैब है, सॉलिड रॉक का ये क्या है, एक स्लैब है आपकी जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, ठीक है। और ये किसकी बनी होती है, कॉन्टिनेंट्स और ओशियानिक लिथोस्फीयर। इस पे कॉन्टिनेंट भी पाए जा सकते हैं और ओशियन भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। जो पार्ट ज्यादा होगा, जैसे ओशियन का पार्ट ज्यादा होगा तब हम उसको कहेंगे ओशियानिक प्लेट, ओशियानिक टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है। अगर उस पार्ट पे ओशियन क्या है, ज्यादा है, अगर ओशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट ज्यादा कवर कर रहा है, उस प्लेट को कॉन्टिनेंट ज्यादा कवर कर रहा है, तब हम उसको कहेंगे कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ओशियानिक पार्ट्स थिकनेस जो है वो लगभग 5 to 100 किलोमीटर। ओशियन की जो थिकनेस है, ओशियानिक जो कॉन्टिनेंट्स सॉरी ओशियन की जो ओशियानिक प्लेट्स की जो थिकनेस है वो लगभग 5 से लेके 100 किलोमीटर, जबकि
कॉन्टिनेंट पार्ट की जो थिकनेस है, जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट प्लेट्स हैं, उनकी जो थिकनेस है वो लगभग 200 किलोमीटर तक है। ठीक है, जैसे आप अगर हम लोग देखें आपकी ओशियानिक प्लेट देखें, जैसे पैसिफिक प्लेट आपका क्या है, ओशियानिक प्लेट है। पैसिफिक प्लेट इज द एग्जांपल ऑफ ओशियानिक प्लेट। आपके यूरेशियन प्लेट देखें तो यूरेशियन प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ठीक है, अटलांटिक कोई आपके आपकी ओशियानिक प्लेट नहीं है। अटलांटिक ओशियन जो है वो आधा जो है कि अफ्रीका और यूरोप वाले पार्ट में पड़ जाता है कॉन्टिनेंट में, आधा वेस्ट साइड का जो आपका अटलांटिक का पार्ट है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में पड़ जाता है। तो अटलांटिक ओशियन का कोई अलग से प्लेट नहीं है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन का प्लेट है। ऐसे मेजर इन साइंटिस्ट ने बताया कि मेजर आपके 7 जो है कि टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो है आपके, पहला देखेंगे है अंटार्कटिका और उसका सराउंडिंग का जो प्लेट है। ठीक है, अंटार्कटिका और उसके सराउंडिंग की प्लेट का जो रीजन है वो आपका क्या है, पहला मेजर टेक्टोनिक प्लेट है। दूसरा है आपका नॉर्थ अमेरिका का रीजन। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का जो रीजन है, नॉर्थ अमेरिका और उसकी यहाँ पे देखेंगे ये जो पूरा पैसिफिक प्लेट का सॉरी अटलांटिक प्लेट का वेस्टर्न वाला पार्ट है, ये आपके नॉर्थ अमेरिका में ही आ जाता है, अटलांटिक प्लेट का वेस्ट वाला पार्ट। ठीक है, अटलांटिक ओशियन का वेस्ट वाला पार्ट। अटलांटिक अलग से कोई प्लेट नहीं है, अटलांटिक ओशियन में कोई अलग से प्लेट नहीं है। अटलांटिक जहां पे मिड ओशियानिक रिजेस हैं, मिड ओशियानिक रिजेस के वेस्ट वाला जो पार्ट है वो आधा जो है कि आपके नॉर्थ अमेरिका वाले प्लेट में मिल जाता है, आधा आपके साउथ अमेरिका वाले प्लेट में मिला हुआ है। तो नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन का, साउथ अमेरिका और वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन का, पैसिफिक प्लेट एक अलग प्लेट है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट है आपका। फिफ्थ 6 देखेंगे तो आपका अफ्रीका का प्लेट है, अफ्रीका और अटलांटिक ओशियन के ईस्ट वाला जो आपका पार्ट है। देन 7th है आपका यूरेशिया, यूरेशिया और अटलांटिक ओशियन के ईस्ट वाला पार्ट। इन पूरे इनको मिला के पूरा ये टोटल आपके 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है। माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स देखेंगे कुछ छोटे छोटे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जैसे आपके पहला टेक्टोनिक प्लेट है कोकोस टेक्टोनिक प्लेट। ठीक है, ये सेंट्रल अमेरिका देखेंगे, यहाँ सेंट्रल अमेरिका और आपके पैसिफिक ओशियन के बीच में है, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक ओशियन के बीच में ये आपका कोकोस आइलैंड है, कोकोस टेक्टोनिक प्लेट्स है। सेकेंड देखेंगे माइनर में तो नाजका है, ये साउथ अमेरिका और पैसिफिक ओशियन के बीच में, यहाँ नीचे देखेंगे साउथ अमेरिका का ये जो पूरा रीजन है और पैसिफिक ओशियन के बीच में, इन दोनों के बीच में आपके नाजका प्लेट पाई जाती है। अरेबियन प्लेट देखेंगे तो ज्यादातर जो आपका अरेबियन पेनिनसुला का पूरा रीजन है वो आपके आ जाता है अरेबियन प्लेट में। ठीक है, फिलिपीन प्लेट देखेंगे तो आपका एशियाटिक और पैसिफिक प्लेट के बीच में आपका फिलिपीन प्लेट आ जाता है। ईस्ट में आपका पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक प्लेट है, वेस्ट में आपका एशिया का पूरा रीजन है। ठीक है, तो वो दोनों के बीच में जो आपकी प्लेट है छोटी सी, वो है आपकी फिलिपीन प्लेट। फिफ्थ है आपकी कैरोलाइन प्लेट। कैरोलाइन प्लेट है वो जो फिलिपीन और इंडिया प्लेट है, इंडिया के भी अब देखेंगे जो न्यू गिनी की नॉर्थ वाला रीजन है। ठीक है, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट है उसमें देखेंगे न्यू गिनी के नॉर्थ वाला जो रीजन है, न्यू गिनी के नॉर्थ वाले रीजन के और फिलिपाइन प्लेट के बीच में, इन दोनों के बीच में आपका पाया जाता है कैरोलाइन प्लेट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। जो प्लेट बाउंड्री होती है उनकी कितनी टाइप है। प्लेट बाउंड्री की टाइप देखेंगे तो मेनली आपके 3 टाइप्स की प्लेट बाउंड्रीज होती हैं। पहली टाइप की जो प्लेट बाउंड्री है वो है डाइवर्जेंट या फिर कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री या फिर कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, इसमें जो प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे से क्या करती हैं, दूर जाती हैं। प्लेटें एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर जाएंगी। अब जब ये प्लेटें दूर जाएंगी तो इनके अंदर से क्या होगा, लावा मैग्मा बाहर निकलेगा, प्लेट के अंदर से नहीं, इस साइड से। ठीक है, जहां से ये दूर जाएंगे वहां से लावा मैग्मा बाहर निकलेगा और यहाँ पे जमा होगा। ठीक है, जहां से बाहर निकलता है उस रीजन को हम स्प्रेडिंग साइट कहते हैं, ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, स्प्रेडिंग साइट कहते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज को क्यों कहा जाएगा, सॉरी यस डाइवर्जेंट, इसमें कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री क्यों कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेट्स का, नए प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से लावा बाहर आ रही है और नए प्लेट्स का कंटिन्यूसली फॉर्मेशन करती चली जाएगी, इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री कहा जाता है। और ये जो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं इसलिए इसको डाइवर्जेंट
प्लेट बाउंड्री का। डाइवर्ज मतलब एक दूसरे से दूर चले जाना। सेकंड देखेंगे आपका कन्वर्जेंट या फिर डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट या डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, जो प्लेट होती है वो एक दूसरे के पास में आती है, ठीक है। प्लेट्स मूव टुवर्ड द ईच अदर एंड कन्वर्ज टू ईच अदर। ये प्लेटें क्या होंगी, एक दूसरे में कन्वर्ज कर जाएंगी। एक दूसरे में कन्वर्जेंस की वजह से क्या होगा, ये प्लेटें या तो एक प्लेट दूसरे के नीचे सबडक्ट कर जाएगी या तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चली जाएगी। जो सबडक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सबडक्शन जब होगा तो ये प्लेट जो होगी वो अंदर जाने के बाद टेम्परेचर बढ़ जाता है, वहां पे जाके पिघल जाएगी। तो सबडक्शन होने की वजह से वहां पे क्या होगा, एक प्लेट खत्म हो जाएगी यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसीलिए हम उसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी कर रहे हैं, कन्वर्जेंट या फिर डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। थर्ड टाइप की आपकी प्लेट बाउंड्री है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, इसमें जो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, ठीक है, लेकिन ये स्लाइड पास करते हुए जाता है, ऐसे स्लाइड पास करते हुए जाएंगे, एक दूसरे से स्लाइड करते हुए जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, कोई भी प्लेट न बनेगी न बिगड़ेगी, ठीक है, एक दूसरे को स्लाइड पास करेगी, ठीक है। इसको इसीलिए क्या कहा जाता है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, ठीक है। आप इस पे इसकी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का एग्जांपल देखेंगे तो जो मिड ओशियानिक रीजेस है वो आपको मिल जाएंगे, मिड ओशियानिक रीजेस डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के एग्जांपल से। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के एग्जांपल आपके क्या है, हिमालय का जो रीजन है जहां पे इंडिया और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकरा रही है, हिमालय का रीजन जहां पे इंडिया और यूरेशिया एक दूसरे से जाकर टकरा रही है, वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। वहां पे क्या कर रही है, आपकी जो इंडियन प्लेट है वो आपकी यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट करती जा रही है, ठीक है, वहां पे फोल्डिंग भी हो रहा है। थर्ड टाइप का आपका जो एग्जांपल है वो है आपका नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे तो यहाँ पे जुआन डी फूका प्लेट है, जुआन डी फूका प्लेट वो रीजन है आपका, ठीक है। तो ये आपके तीन अलग अलग रीजन और उसकी एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है, सैन एंड्रियास फॉल्ट, ये भी आपके नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में है। नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में देखेंगे सैन एंड्रियास फॉल्ट, तो वहां पे भी क्या है, जो प्लेट बाउंड्रीज है वो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज है, ठीक है। रेट, इनकी रेट देखेंगे, जो प्लेट के मूवमेंट की रेट होती है वो किस स्पीड से मूव करती है। तो अगर हम उसको देखें तो यहाँ पे स्लोवेस्ट प्लेट की जो मूवमेंट है वो आर्कटिक रिज की है, वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर से भी कम रेट से मूव करती है। मतलब एक साल में लगभग कह सकते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर मूव करती है। जबकि ईस्ट पैसिफिक राइस में देखेंगे जो कि ईस्टर आइलैंड के पास है, ईस्टर आइलैंड देखेंगे तो आपका साउथ पैसिफिक ओशन में मिलेगा ईस्टर आइलैंड। ईस्ट पैसिफिक राइज में देखेंगे तो वहां पे जो ईस्टर पैसिफिक आइलैंड के पास है वहां पे क्या है, जो प्लेट की मूवमेंट है वो सबसे फास्टेस्ट है, लगभग 15 सेंटीमीटर पर ईयर, 15 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज छूट गया था, जो प्लेट्स को मूव कराने के लिए जो आपकी एनर्जी चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है, वो कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू आती है। और कन्वेक्शन करंट्स बनते कैसे हैं, जब आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, टूटते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ब्रेक डाउन होने की वजह से आपकी हीट जनरेट होती है और उसकी वजह से कन्वेक्शन करंट्स जनरेट होते हैं। दूसरी टाइप की जो एनर्जी थी वो थे आपके रेसिडुअल हीट। रेसिडुअल हीट, रेसिडुअल हीट क्या होता है, ऐसी हीट जो अर्थ के, जब अर्थ प्राइमोर्डियल स्टेज में था, शुरू में जब अर्थ बन रहा था तो उस टाइम क्या था, अर्थ की सरफेस तो गर्म से ठंडी हो गई थी, लेकिन अर्थ के जो इंटीरियर था वो गर्म रह गया था, ठीक है, वो अंदर अभी भी हीट बची हुई थी। तो ये जो बची हुई हीट थी अर्थ के अंदर, जो आज भी अर्थ के अंदर करेंटली प्रेजेंट है, उसी हीट को हम लोग कहते हैं रेसिडुअल हीट, उसको हम लोग कहेंगे रेसिडुअल हीट। इसमें है आपका नेक्स्ट आपका मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट की अगर हम मूवमेंट की बात करें, ठीक है, इंडियन प्लेट पहले आपका सदर्न कॉन्टिनेंट में हुआ करता था, ठीक है। अगर हम कॉन्टिनेंट्स को देखें तो इक्वेटर के साउथ में लगभग हम कहें तो 70 डिग्री साउथ में हुआ करता था, 60 to 70 डिग्री साउथ में हुआ करता था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, जो आपकी इंडियन प्लेट थी वो मूव करना चालू हुई, कब,
नॉर्थवर्ड मूवमेंट उसका चालू हुआ 200 मिलियन ईयर्स अगो। 200 मिलियन ईयर वो नॉर्थवर्ड मूवमेंट चालू हुई। 50 डिग्री साउथ पे ये पहुंचा कब? लगभग आपकी 140 मिलियन ईयर अगो। 140 मिलियन ईयर अगो इंडियन प्लेट आपकी कहां पहुंच गई? 50 डिग्री साउथ वाले रीजन पे, ठीक है। जो डेक्कन ट्रैप है आपका, डेक्कन ट्रैप देखेंगे, आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि लावा के फ्लड फॉर्म में निकलने की वजह से फ्लड बेसिन आपके फॉर्मेशन हुआ, फ्लड प्रोविंस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब जो लावा था, अगर हम इंडियन प्लेट को देखें तो इंडियन प्लेट के अंदर से लावा निकल रहे थे, ठीक है, और वो लावा बहुत कम विस्कस थे, वेरी लेस विस्कस। इसके लिए वो लावा बाढ़ की तरफ, फ्लड की तरफ फैलते जाते थे और आपके जमा होते जाते थे, कूल डाउन होते जाते थे। उसकी वजह से फॉर्मेशन हुआ था डेक्कन ट्रैप का, जो कि आपके महाराष्ट्र के प्लेट्टी वाले रीजन में पाया जाता है, ठीक है। वो लगभग स्टार्ट हुआ था 60 मिलियन ईयर बिफोर, और 40 मिलियन ईयर बिफोर क्या हुआ आपकी जो यहाँ पे इंडियन प्लेट का रीजन था, ये कोलाइड हुआ किससे? यूरेशियन प्लेट के रीजन से, ठीक है। 40 मिलियन ईयर बिफोर, देन 40 मिलियन ईयर बिफोर क्या हुआ आपके? अब 40 मिलियन ईयर को हिमालय का अपराइजिंग चालू हुआ, हिमालय का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ 40 मिलियन ईयर बिफोर, ठीक है। हिमालय का जब यहाँ पे चालू हुआ, जब आपकी इंडियन प्लेट हिमालय प्लेट से टकराई, तो यहाँ पे इसका जो ईस्टर्न मार्जिन था वो आपका म्यांमार में था, जिसे हम कहते हैं राकिनियोमा। राकिनियोमा एक माउंटेन रेंज है म्यांमार में, तो ईस्टर्न मोस्ट मार्जिन मार्जिन जो था इंडियन प्लेट का वो था राकिनियोमा म्यांमार में। वेस्टर्न मोस्ट मार्जिन देखेंगे तो किरथार माउंटेन रेंज है पाकिस्तान में, ठीक है। तो ईस्टर्न में आपका राकिनियोमा जो कि म्यांमार में, और वेस्टर्न में आपका किरथार माउंटेन रेंज जो कि पाकिस्तान में है, वहां तक आपका इंडियन प्लेट फैला हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे जो हिमालय पे बहुत सारे फॉसिल ऐसे पाए जाते हैं जो फॉसिल केवल ओशियन में ही पाए जाते हैं, सी में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो टेथीस सी था, टेथीस सी से आपका हिमालय निकल के बना हुआ है, ठीक है। उसकी वजह से बहुत सारे जो फॉसिल्स हैं, जीवाश्म हैं, वो हिमालय में, सी वाले जीवाश्म हिमालय में पाए जाते हैं। इस पे कई सारे रिसर्च भी हुए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ओवर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप फर्दर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।